Assalamu alaikum guys, welcome back to U4Universe. Apple here again and welcome to your next video on Android data binding. और आज की डेटा बाइंडिंग की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे फ्रैगमेंट को यूज़ करते हैं हम डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करते हैं या डेटा बाइंडिंग के थ्रू फ्रैगमेंट को कैसे हम बाइंड करवाते हैं। और फ्रैगमेंट के रिलेटेड जो काम होगा वो तो थोड़ा ही होगा, लेकिन इस वीडियो से आगे आने वाली वीडियोज़ कुछ एडवांस वीडियोज़ होंगी। और इससे पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें हमने बेसिक देखी है डेटा बाइंडिंग की, और वो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल थी। तो इस वीडियो से आगे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लेआउट के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि एक प्रोडक्ट की मुझे इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ। तो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेके चलेंगे, इसलिए जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो के अंदर जो डेमो प्रोजेक्ट हम सैम्पल प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो आपको पता हो। तो इससे पहले कि मैं मेन काम शुरू करवाऊँ, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जाता हूँ फाइल के ऊपर और यहाँ पे जाता हूँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि मैं जो JDK यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास JDK 9.0 है। अगर इसके ऊपर मैं बिल्ड और रीबिल्ड करूँगा प्रोजेक्ट को तो मुझे एक एरर जो है वो मिलेगा, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मे भी आप लोग अगर यूज़ कर रहे हो JDK 9 तो आपको वो एरर फेस करना पड़ सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे वो सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एरर आ चुका है। अगर आप जाते हैं बिल्ड फील्ड के ऊपर तो यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेप्शन नज़र आ रही है, जावा एक्स XML बाइंड। मेन जो आप हमारे पास एरर है वो JX भी एक्सेप्शन का एरर है। ये बेसिकली जावा XML बाइंडिंग के लिए एक मॉड्यूल है जो जब हम XML के थ्रू जावा के साथ बाइंड करते हैं, जो कि डेटा बाइंडिंग हमारे लिए करती है, जो काम वो करती है, तो इसके लिए ये मॉड्यूल रिक्वायर्ड होता है। इन शॉर्ट ये है कि ये जावा 9 के ऊपर डेप्रिकेट हो चुका हुआ है, 10 या 11 के ऊपर ये रिमूव हो चुका हुआ है। तो अगर आप JDK 9 या 10 या 11 यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास डेटा बाइंडिंग इस तरीके से काम नहीं करेगी, आपको ये एक्सेप्शन आएगी। तो इसका जो सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन, वो तो काफ़ी लंबा है। अगर आप जाते हैं अपनी ऐप मॉड्यूल की build.gradle फाइल के ऊपर तो यहाँ पे आपको जो है वो डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी इस जो मॉड्यूल है JXP के लिए, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, आप फाइल के ऊपर जाएँ और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर जाएँ, फाइल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो JDK आप यूज़ कर रहे होंगे राइट नो, तो मैंने जो खुद JDK इंस्टॉल किया वो यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एम्बेडेड JDK यूज़ करते हैं जो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ आती है तो उसको सेलेक्ट कर लें और अप्लाई करके ओके कर दें, तो अब आपके पास जो बिल्ड आपकी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो बिल्ड हमारी सक्सेसफुल हो चुकी हुई है। और दूसरा जो आपने चेंज नोट किया होगा प्रोजेक्ट के अंदर वो ये है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैं Kotlin को यूज़ कर रहा हूँ, Kotlin एक्सटेंशंस को यूज़ कर रहा हूँ। और जो मेरा पिछला जितना भी प्रोजेक्ट थे मेरे जितने डेटा बाइंडिंग के रिलेटेड वो जावा के ऊपर थे, लेकिन अब मेरा मेन एक्टिविटी का कोड और मेन फ्रैगमेंट का कोड ये मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे का सारा Kotlin के अंदर है कोड, क्योंकि अब Kotlin मेन हमारे पास लैंग्वेज है एंड्रॉयड के लिए, तो Kotlin को हम यूज़ करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप मैंने यहाँ पे करना है कि डेटा बाइंडिंग को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है आप यहाँ पे Kotlin के साथ जो Kotlin जो एनोटेशन प्रोसेसर है Kotlin KPT उसको लाजमी ऐड कर लें। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता, ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। सिंक नाउ कर दें तो Kotlin KPT, यानी कि जिस तरीके से जावा के अंदर एनोटेशन प्रोसेसर होता है Kotlin के अंदर KPT ये प्लगइन है, तो वो यहाँ हमारे पास जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन आपको बताऊँ, अगर आप रन करके भी देखना चाहें तो आप रन करके दे सकते हैं। अदरवाइज मैं जो मेन फ्रैगमेंट का लेआउट है इसके ऊपर जाऊँगा और जितना भी ये कोड है स्टार्ट प्रोजेक्ट, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो इस वीडियो का कोड होगा वो वाला प्रोजेक्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ तो देख सकते हैं हमारे पास टॉप के ऊपर प्रोडक्ट नेम है, फिर मेरे पास इमेज व्यू है, नीचे जो प्रोडक्ट की इमेज है वो नज़र आ रही है, इसकी प्राइस नज़र आ रही है, रेटिंग बार में नज़र आ रहा है, स्टार्ट नज़र आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप टच करके ड्रैग करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स जो हैं वो आ रही हैं, और नीचे एट द एंड डिस्क्रिप्शन आ रही है आपके पास प्रोडक्ट की। तो ये हमारे पास सैम्पल एप्लीकेशन है। ये अगेन सैम्पल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी गिटहब के ऊपर, और जो इस वीडियो का कोड होगा वो भी गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। तो मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ पहले, और उसके बाद फ्रैगमेंट के ऊपर डेटा बाइंडिंग को परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और जावा के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल का पैकेज है और व्यू मॉडल्स का पैकेज है। तो पहले नंबर पे मॉडल की बात करते हैं। मेरे पास मॉडल क्लास है प्रोडक्ट की, इसके अंदर मेरे पास जो है वो 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंपल डेटा क्लास है Kotlin के अंदर। अगर आपको Kotlin की डेटा क्लास का नहीं पता तो टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर आपको डेटा क्लास की वीडियो मिलेगी मेरी चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। सिंपल हमारे पास प्लेन और जावा ऑब्जेक्ट जिस तरीके से पोजो क्लास होती है, ये मॉडल क्लास है। डेटा क्लास की वजह से जो गेटर सेटर होते हैं वो ऑटोमेटिकली इन प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें मिल जाते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास है, जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये टेक्निक यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक क्लास है डेटा प्रोवाइडर की, जो कि हमें सैम्पल डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर में तकरीबन 7-8-10 प्रोडक्ट्स हैं जो उनका मैंने डेटा ऐड किया हुआ, और यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास अरे लिस्ट है और एक हैश मैप है। तो ये दोनों मेरे पास पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन दोनों को मैंने जो ऐड प्रोडक्ट का मेथड है, इनके इस मेथड के अंदर मैंने जो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड आइटम मैंने किया हुआ है, प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पे
जो आइटम आईडी है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट आइटम आईडी है, उसके अगेंस्ट भी मैंने आइटम ऐड किया हुआ है। अगर मैं किसी एक आइटम को चाहूँगा तो उसकी आइटम आईडी के अगेंस्ट में उसको रिसीव कर सकता हूँ। ये जो काम है ये हम करेंगे जब हम 2-3 वीडियोस के बाद रिसाइकलर व्यू की बाइंडिंग करवाएंगे यूजिंग डेटा बाइंडिंग, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। राइट नो हम जो है वो सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट को यूज़ करेंगे। नीचे मेरे पास जो है वो इनिट ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस ऐड प्रोडक्ट के मेथड को कॉल किया हुआ और इसको मैंने वैल्यूज़ पास की हुई हैं। पहले नंबर पे आइटम आईडी है, फिर मेरे पास नेम है, फिर मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, सेल प्राइस है, रेटिंग है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स है। अब समझने वाली चीज़ है वो सेल प्राइस है। प्राइस तो सारे आइटम्स के ऊपर होगी, लेकिन सेल प्राइस कुछ आइटम्स के ऊपर अवेलेबल है, कुछ के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी आइटम के ऊपर सेल प्राइस अवेलेबल होगी तो जो आपको यहाँ पे ये सेल इमेज नज़र आ रही है ये आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर किसी आइटम के ऊपर जो सेल प्राइस है वो ज़ीरो है, जिस तरीके से सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर है, तो अगर आप सेकंड प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन को रन करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास सेल की इमेज है वो आपको नज़र नहीं आएगी। और राइट में तो ये काम मैंने डेटा बाइंडिंग के अलावा मैनुअली किया हुआ है, लेकिन हम 2-3 वीडियोस के अंदर देखेंगे कि डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हुए भी हम ये काम कैसे कर सकते हैं और कितना थोड़ा कोड हमें करना पड़ता है। तो ये सारे का सारा मेरा जो काम है वो डेटा प्रोवाइडर क्लास के अंदर है। और इसमें ये मज़ीद एक टेक्निकल चीज़ समझने वाली है कि जो आइटम आईडी है यहाँ पे, वो आइटम आईडी मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे कमांड या कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो आपको पैरामीटर लिस्ट मिलेगी। जो फर्स्ट नंबर पे स्ट्रिंग है वो तो एक्चुअली आइटम आईडी है, लेकिन अगर आप लास्ट के ऊपर जाएंगे कमांड या कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो जो लास्ट पैरामीटर है वो बेसिकली इमेज है। तो आपने देखा आइटम आईडी और उसके साथ मैंने .png की जो एक्सटेंशन है वो पेंड की हुई है। क्योंकि अगर आप जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और अगर आप मेरा प्रोजेक्ट अपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप जाएं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे आपको डायरेक्टरी नजर आएगी एसेट्स की। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बंच ऑफ इमेजेस नजर आएंगी png एक्सटेंशन के साथ। और अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया हुआ है शर्ट 101, ये आइटम आईडी भी है प्लस ये इमेज नेम भी है। शर्ट 101 और यहाँ पे आपको मिल रहा है शर्ट 101, जैकेट 101 आपको यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे जैकेट 101, यहाँ पे पैंट्स 101 है और यहाँ पे भी पैंट्स 101 है। फिर आपने देखा शर्ट 102 और यहाँ पे है शर्ट 102। तो इसलिए जब हम आइटम आईडी की बात करेंगे तो उस वक्त सिर्फ ये आईडी होगी शर्ट 101 जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। लेकिन जब हम बात करेंगे इमेज की तो आइटम आईडी इसके साथ जब हम .png के एक्सटेंशन को अपेंड करेंगे तो हमारे पास वो इमेज बन जाएगी। तो ये मेरे पास जो है वो मॉडल डेटा है। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो मैं व्यू मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। जो मेरे पास मेरा व्यू मॉडल है इसके ऊपर सिंपल मेरे पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के नाम के साथ, और इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है जो सेकंड प्रोडक्ट है लिस्ट के अंदर से वो मेरे पास हमें शो हो रहा है। और अगर आप सेकंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो जैकेट 101 है, बम्बो थर्मल स्काई कोट है, और वही आपको एक्चुअली एप्लीकेशन के ऊपर भी नज़र आ रहा था। और अगेन व्यू मॉडल के ऊपर जाते हैं और पब्लिक मेरे पास जो गेट प्रोडक्ट का मेथड है और इसको ये प्रोडक्ट हमसे जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल सा कोड है। अगर मेन एक्टिविटी के लेआउट की बात करें तो यहाँ पे सिंपल और सिंपल फ्रेम लेआउट है। इवन ये डेटा बाइंडिंग लेआउट भी नहीं है, कंस्ट्रेंट लेआउट है। उसके अंदर मेरे पास फ्रेम लेआउट है जिसने विड्थ और हाइट दोनों को ऑक्यूपाई किया हुआ है फुली। तो अगर आप मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे तो ऑन क्रिएट के अंदर सिंपली मैंने जो स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर के साथ ट्रांजैक्शन किया है, फ्रैगमेंट को ऐड किया हुआ है, मेन फ्रैगमेंट और टैग दिया एंड दैट्स इट। मेन जो काम हो रहा है वो हो रहा है मेन फ्रैगमेंट के ऊपर। अगर आप मेन फ्रैगमेंट के ऊपर जाते हैं और पहले मेन फ्रैगमेंट के लेआउट की बात कर लेते हैं तो जो जिस तरीके से पहले आपने देखा है कि यहाँ पे आपको विजुअली नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको स्प्लिट मोड दोनों के अंदर नजर आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है जहाँ पे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट नेम है वो हमें शो होता है। फिर मेरे पास सेल की इमेज है। अब ये जो इमेज व्यू है सेल के लिए, ये कुछ आइटम्स के ऊपर शो होगी, कुछ के ऊपर शो नहीं होगी। अगर किसी आइटम के ऊपर सेल प्राइस 0 से बड़ी होगी इट मीन्स उस आइटम के ऊपर सेल अवेलेबल है तो ये इमेज व्यू शो होगी, अदरवाइज ये शो नहीं होगी। नीचे मेरे पास प्रोडक्ट की इमेज व्यू है, फिर मेरे पास रेटिंग बार है, मेरे पास टेक्स्ट व्यू है प्राइस टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स के लिए। इसका मतलब ये यहाँ पे मैंने 127 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 127 यूजर्स ने जो है वो रेटिंग दी है इस प्रोडक्ट को। फिर मेरे पास जो टेक्स्ट व्यू है प्राइस के लिए, और फिर मेरे पास स्क्रॉल व्यू उसके अंडर मेरे पास टेक्स्ट व्यू है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये मेरे पास जो सैम्पल एप्लीकेशन है। अगर आप जाते हैं मेन फ्रैगमेंट के कोड के ऊपर, कॉटलिन फाइल के ऊपर, तो मैंने ऑन क्रिएट व्यू के अंदर रूट व्यू को जो है इन्फ्लेट किया हुआ है। फिर मैंने व्यू मॉडल को यूज़ किया हुआ है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स डॉट ऑफ। और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल कोड है इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि डेटा बाइंडिंग अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, तो मैं बेसिक एग्जांपल से आपको बताऊं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बेसिक एग्जांपल से आपको बताया। इस वीडियो से और आगे आने वाली वीडियोस में बेसिक भी मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक प्रोडक्शन सिनेरियो से मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल है उस सिनेरियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ज़्यादा इजीली चीज़ों को समझ सकें और अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में ज़्यादा इजीली इसको अप्लाई कर सकें। तो मैंने व्यू मॉडल का यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है। उसके बाद मैंने मेथड कॉल किया सेट डेटा का। इसको मैंने 2 चीज़ें पास की हैं, रूट व्यू पास किया जो मैंने यहाँ पे अपना लेआउट फ्रैगमेंट का इन्फ्लेट किया हुआ था, और व्यू मॉडल डॉट गेट प्रोडक्ट। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो प्रोडक्ट है
ये रिटर्न होगा। और ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे पास कौन सा, अगर आप गेट के ऊपर जाते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये वाला सेकंड जो प्रोडक्ट है ये आपको मिलेगा, 0 के ऊपर ये इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेकंड आइटम आपको मिलेगा। ये तो स्टैंडर्ड हमारे पास जावा या कॉटलिन के कंसेप्ट हैं, आई एम श्योर कि आपको पता होंगे। तो ये काम हमारे पास जो है फ्रैगमेंट के अंदर हो रहा है, और उसके बाद चूंकि हमें ऑन क्रिएट व्यू से रूट व्यू रिटर्न करना पड़ता है, वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब जो मेन काम हमारे पास हो रहा है वो हो रहा है सेट डेटा के अंदर। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मैंने रूट व्यू इसको पास किया है। अब यहाँ पे जो चीज़ एक समझने वाली है वो ये कि अगर हम जावा के ऊपर होते हैं तो वहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से करना था। पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट करनी थी, लाइक टेक्स्ट व्यू नेम या कुछ इस तरीके से आप कह लें। फिर आपने इस तरीके से करना था रूट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, यहाँ पे आप इस तरीके से करते हैं r.id डॉट टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे जो है वो आप स्पेसिफाई करते हैं टेक्स्ट व्यू इस तरीके से, और फिर आप इस टेक्स्ट व्यू के साथ टेक्स्ट को कॉल करते हैं। लेकिन कॉटलिन के ऊपर आते हुए हमारे पास कॉटलिन एक्सटेंशंस की वजह से थोड़ा सा कोड हमारे पास जो है वो सिंपल हो जाता है। ये कि कॉटलिन हमारे पास यूज़ करती है समथिंग कॉल्ड सिंथेटिक प्रॉपर्टीज़। सिंथेटिक प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि अगर आप जाते हैं यहाँ पे इंपोर्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, तो यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट नज़र आ रही है, कॉटलिन x डॉट एंड्रॉय डॉट सिंथेटिक डॉट मेन डॉट फ्रैगमेंट मेन डॉट व्यू डॉट स्टैटिक। इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब ये है कि फ्रैगमेंट मेन का जो लेआउट है, ये वाला जो फ्रैगमेंट मेन का लेआउट है, इसके अंदर जितनी भी व्यूज़ की आईडीज़ हैं उन आईडीज़ को ऑटोमेटिकली फील्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। इन शॉर्ट जो सा काम हमने यहाँ पे खुद करना था वो काम इंटरनली कॉटलिन ने हमारे लिए खुद कर लिया। इसने रूट व्यू के साथ जो प्रॉपर्टी है, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे tv अंडरस्कोर नेम के ऊपर, तो डायरेक्टली आप इस प्रॉपर्टी के टेक्स्ट व्यू के ऊपर जा रहे हैं। कॉटलिन सिंपल ये करती है कि सिंथेटिक प्रॉपर्टीज ये करती हैं अंडर दी हुड, ये फाइंड व्यू बाय आईडी को ही कॉल करती हैं, लेकिन हमें खुद कॉल नहीं करना पड़ता। तो ये वाले जो फील्ड नेम है ये प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, तो हम यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं रूट व्यू डॉट tv अंडरस्कोर नेम डॉट टेक्स्ट और प्रोडक्ट डॉट नेम। अगर ये कोड हमारे पास या यही हमारे पास जो व्यूज़ हैं ये मेन एक्टिविटी के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते थे इस तरीके से, लाइक सपोज करें यहाँ पे हमारे पास है मेन फ्रैगमेंट कंटेनर, तो मेन एक्टिविटी के ऊपर आप ये काम जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं, मेन फ्रैगमेंट कंटेनर डॉट कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रूट व्यू की इसलिए ज़रूरत नहीं कि मेन एक्टिविटी के अंदर जो हमारे पास लेआउट होता है वो सेट कंटेंट व्यू के बाद ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट होकर हमें मिल जाता है। जो हमारे पास होता है मेन फ्रैगमेंट, यहाँ पे हमें हमारा जो व्यू है वो इन्फ्लेट होकर रूट व्यू के अंदर हमें मिलता है, इसलिए हमें इसके ऊपर ये काम करना पड़ता है। अगर आप रूट व्यू के साथ ये प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करना चाह रहे, डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ऑन क्रिएट व्यू नहीं ऑन व्यू क्रिएटेड के अंदर ये डायरेक्टली कॉल करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे वीडियो के रिलेटेड काम नहीं है। इन शॉर्ट ये वाले जो फाइंड व्यू बाय आईडी की कॉल्स हैं जी हमें कॉटलिन की वजह से नहीं करनी पड़ती। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सेट किया है, प्राइस सेट किया, और प्राइस को मैंने कंकैटिनेट किया हुआ, यहाँ पे प्राइस आई है और उसके साथ मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको कंकैटिनेट इसके साथ किया हुआ है। इसलिए अगर आप प्राइस के ऊपर जाते हैं तो प्राइस की जो टाइप है वो हमारे पास डबल है, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने इसको कंकैटिनेट किया विद दी स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हुई है। डिस्क्रिप्शन आ रही है हमारे पास और टोटल रेटिंग आ रही है। टोटल रेटिंग के ऊपर अगर आप अगेन जाएंगे तो ये भी आप देखेंगे इंटीजर नंबर है, लेकिन इसके साइड्स के ऊपर मैंने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना था, तो अगेन मैंने कंकैटिनेट किया विद स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं टोटल रेटिंग मिल रही है। ये लाइन मैंने डिबगिंग के लिए ऐड की थी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और फिर मेरे पास यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है इफ़ स्टेटमेंट को। ये इफ़ स्टेटमेंट ये कर रही है कि जो रूट व्यू डॉट इमेज प्रोडक्ट व्यू सेल है, जो अगर आप इसके ऊपर जाएंगे IB इमेज व्यू अंडरस्कोर प्रोडक्ट सेल, तो इसकी विजिबिलिटी हमने सेट करनी है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट। अगर जो प्रोडक्ट हम शो करवा रहे हैं उसके ऊपर सेल अवेलेबल है तो ये इमेज शो होगी, अदरवाइज शो नहीं होगी। तो वो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट है जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अभी, इसकी जो सेल प्राइस है वो 0 से बड़ी है या नहीं। अगर 0 से बड़ी है इट मीन्स के सेल अवेलेबल है, तो इस इमेज व्यू प्रोडक्ट सेल की जो इमेज व्यू है इसकी विजिबिलिटी मैं सेट कर रहा हूँ विजिबल है, अदरवाइज वो गॉन होगी। तो राइट नाउ जो मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आप व्यू मॉडल के ऊपर जाते हैं मेन व्यू मॉडल, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स 1 है तो इट मीन्स के प्रोडक्ट नंबर 2 होगा, इसके ऊपर सेल प्राइस 0 है, इसलिए आपको जो पीछे मैंने एप्लीकेशन रन किया आपको यहाँ पे सेल इमेज नज़र नहीं आई। अगर इसको आप 0 के ऊपर कर देते हैं इस तरीके से, इसको मैं 0 कर देता हूँ और दोबारा एप्लीकेशन रन करता हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, तो अब ये होगा कि सेल इमेज है जो आपको वो नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब जो सेल प्राइस है आप देख सकते हैं ये 0 से बड़ी है, कोई ना कोई सेल अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे जो है वो मैं वो शो होगी। और उसके बाद मैंने ये किया कि फिर मेरे पास इमेज मैंने सेट करवानी थी, तो वो इमेज मैंने सेट करवाई, और इमेज मेरे पास चूँकि एसेट्स के फोल्डर के अंदर थी तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया गेट बिटमैप फ्रॉम एसेट्स, इसको मैंने फाइल नेम पास किया तो ये उसको रीड करेगा
और ये पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। Kotlin के अंदर सिंपल थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है और उसको रीड करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, और वही मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन, उसके बाद जो फ्रैगमेंट का मेन काम है वो करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेल की इमेज है वो भी शो हो रही है, इसलिए कि जो प्रोडक्ट अब हमने यूज़ किया इसके ऊपर प्राइस तो अवेलेबल है 35.0, जो प्राइस शो हो रही है वो एक्चुअली है, लेकिन सेल प्राइस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर सेल मैंने लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा प्रोफेशनल कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और अगर सेल प्राइस अवेलेबल है तो इस प्राइस को स्ट्राइक थ्रू करके सेल प्राइस शो करवा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स मैं नहीं करना चाह रहा। तो बहरहाल ये तो हमारे पास सैम्पल प्रोजेक्ट था। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो कि है कि फ्रैगमेंट को कैसे हमने बाइंड करवाना है। तो फ्रैगमेंट को बाइंड करवाने के स्टेप्स और जो एक्टिविटी को बाइंड करवाने के स्टेप्स हैं वो 100% सेम है। सिंपल 2-3 स्टेप्स का फ़र्क होगा, बाकी सारे का सारा काम जो है हमारे पास सेम होगा। जो पहला स्टेप है वो परफॉर्म करते हैं पहले नंबर पे, वो ये है कि जो हमारे पास लेआउट होता है उसको हमने कन्वर्ट करना होता है नॉर्मल लेआउट से डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर। तो वो पहले नंबर पे फ्रैगमेंट के ऊपर हम ये काम करेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं विद इंटेंशन एक्शन। तो आप ऑल्ट इंटर या ऑप्शन इंटर प्रेस करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू डेटा बाइंडिंग लेआउट, इसके ऊपर इंटर करें तो ये लेआउट आपको डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, वेरिएबल, और जिसका नेम जो होगा वो मैं प्रोडक्ट कह दूँगा, और जो इसकी टाइप होगी वो भी प्रोडक्ट होगी, जो कि मेरे पैकेज से आएगी मॉडल डॉट प्रोडक्ट। तो अब मैं जहाँ पे भी मैं खुद जो वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए, अब मैं यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करूँगा। तो जिस तरीके से टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमने सेट करनी है, तो पहले बाइंडिंग एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा, और अब मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट डॉट, और फिर मेरे पास नेम आ जाएगा प्रोडक्ट का, और इसी जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको आगे भी यूज़ करना है। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो इमेज व्यू है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि इमेज व्यू को भी हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि इमेज व्यू को सेट करने के लिए हमें कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर खुद एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास अगेन सेकंड इमेज व्यू है, इसको भी अभी हम जो है वो टच नहीं करेंगे। रेटिंग वाला आ जाएगा, तो इसकी रेटिंग हमने यहाँ पे सेट करनी है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और डॉट मेरे पास आ जाएगी रेटिंग। और एक चीज़ नोट कर लें, रेटिंग बार जो वैल्यू यहाँ से एक्सपेक्ट करता है वो फ्लोट एक्सपेक्ट करता है, और जो ये रेटिंग है इसकी जो टाइप है वो भी हमारे पास फ्लोट है, तो इसलिए हमें कोई भी कन्वर्जन या रन टाइम के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम जो हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ रेटिंग है, तो वो भी मैं यहाँ पे जो है वो बाइंडिंग एक्सप्रेशन पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे टोटल रेटिंग आ जाएगी। अगेन ये टेक्स्ट की भी जो वैल्यू है टोटल रेटिंग, अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो ये इंटीजर है, अब ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, तो अब आपको यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ जो है वो खुद टाइप करना पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो अब जो रेटिंग होगी वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगी। अगेन अब मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्राइस आ चुकी हुई है। अगेन मैं जो है वो इसको रिमूव करूँगा और पेस्ट करूँगा, और अब मैं अगेन यूज़ करूँगा प्राइस। और अगेन अगर आप प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो हमारे पास, अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास डबल के ऊपर है। और अगर आप लेआउट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर भी नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट स्टूडियो अब आपको खुद बता रहा है स्टैटिकली कि जो हमारे पास सेटर मेथड है सेट टेक्स्ट के लिए, यानी कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए कोई भी ऐसा मेथड नहीं जो डबल एक्सपेक्ट करता हो, स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है वो। तो पिछले वेरिएंट्स के ऊपर यह आपको जो है वो स्टैटिकली डायरेक्ट स्टूडियो नहीं बताता था, लेकिन यहाँ पे वो स्टैटिकली आपको रन करने से पहले ही बता देता है चेक करके कि आपके एक्सप्रेशन के अंदर ये एरर है। इन शॉर्ट मुझे ये स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आपके अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता होगा, क्योंकि डबल वैल्यू हम एज अ स्ट्रिंग तो नहीं पास कर सकते। तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस भी आ गई। नेक्स्ट मेरे पास स्क्रॉल व्यू है, और उसके नीचे मेरे पास है टेक्स्ट, तो इसको मैं यहाँ पे जो पूरे का पूरा टेक्स्ट इसको रिमूव करूँगा और पेस्ट करूँगा अगेन, और यहाँ पे सिंपल जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी प्रोडक्ट की। और अगेन अगर आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी जाएंगे, कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रिंग है इसकी टाइप, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसकी कन्वर्जन के ऊपर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ी हैं इमेज व्यूज़ की, यहाँ पे भी मेरे पास इमेज व्यू है और यहाँ पे भी मेरे पास इमेज व्यू है। तो ये वाला जो सेल इमेज व्यू, इसकी तो इमेज सेल इमेज ही रहेगी, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसकी जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो विजिबिलिटी, और वो कोड से ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज हो रही है। जिस इमेज व्यू के बारे में हमें थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है, वो ये वाली इमेज है। ये इमेज एक्चुअली हमें इस तरीके से मिल रही है। अगर आप यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, तो हमें मिली है प्रोडक्ट डॉट इमेज, तो हमें यहाँ पे इमेज की वैल्यू मिल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ऐसा सिनेरियो नहीं है कि डेटा बाइंडिंग सिर्फ हमारी इस वैल्यू की बेस पे एसेट्स के फोल्डर से या इवन ड्राइवेबल के फोल्डर से भी हमारी जो इमेज है उसको लोड कर ले। तो ये काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं
जो डेटा बाइंडिंग के लिए हमने यूज़ किए, एंटर द हुड कैसे काम करते हैं, ये बहुत डिटेल में हमने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखना है। तो राइट नो मैं जो इमेज व्यू है इसको दोबारा अंडू करूँगा और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर ले आऊँगा। तो मेरे पास जो डेटा बाइंडिंग के ऊपर मेरा जो लेआउट है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम, चूँकि मैंने लेआउट को कन्वर्ट किया डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर, डेटा टैग ऐड किया है, वेरिएबल टैग जो वो ऐड किया है, तो डेटा बाइंडिंग ने ऑटोमेटिकली मेरी इस लेआउट फाइल के लिए एक जावा या कॉटन की क्लास जनरेट की है, इन चार्ट डेटा बाइंडिंग की क्लास जनरेट की है। तो उसका नाम हमने पहले भी देखा होगा कि अगर फ्रैगमेंट अंडरस्कोर मेन है तो जो क्लास का नेम होगा वो फ्रैगमेंट मेन बाइंडिंग होगा। तो मैं जाऊँगा मेन फ्रैगमेंट के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करता हूँ वेल बाइंडिंग, तो आपको यहाँ पे एक क्लास नज़र आ रही है फ्रैगमेंट मेन बाइंडिंग। तो इसके ऊपर मैं इन्फ्लेट को कॉल करूँगा और इसको सिंपल हमने जो है वो दो चीज़ें पास करनी है, तीन चीज़ें सॉरी। पहले नंबर पे लेआउट इन्फ्लेटर है, तो आप यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर नहीं पास करेंगे, ये गेट लेआउट इन्फ्लेटर से आपको मिल रहा है। आपने इन्फ्लेटर पास करना है ये वाला जो आपको ऑन क्रिएट व्यू के अंदर ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जो सेकंड पैरामीटर आपने पास करना है वो रूट व्यू होगा, व्यू ग्रुप, तो वो भी आपको कंटेनर यहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पे आप जो है वो कंटेनर पास कर देंगे। और थर्ड जो पैरामीटर है अटैच टू रूट, तो उसके लिए आप फॉल्स पास कर देंगे और दैट्स इट। अब आपको ये वाला जो रूट व्यू है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अब दो एरर आ चुके हुए हैं। पहले नंबर पे ये कि यहाँ पे अब हमें रूट व्यू की ज़रूरत है, और जो सेकंड एरर है वो ये कि यहाँ से हमने रूट व्यू रिटर्न करना है। तो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि बाइंडिंग का जो वेरिएबल हमें मिलता है, अगर हम इसके ऊपर कॉल करते हैं डॉट रूट या जावा के अंदर गेट रूट, तो ये ऑटोमेटिकली जो रूट लेआउट होता है हमारे किसी भी एक्सएमएल लेआउट का वो हमें रिटर्न करता है। रूट व्यू से मुराद ये है, अगर मैं जाऊँगा फ्रैगमेंट मेन के ऊपर, तो रूट व्यू यहाँ से स्टार्ट होगा, डेटा टैग के अलावा लेआउट टैग के अंदर जितना भी हमारे पास लेआउट है यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जो है वो रूट व्यू है हमारा। तो यही हम नॉर्मल फ्रैगमेंट के साथ करते हैं और वही हम डेटा बाइंडिंग के साथ कर रहे हैं। अब जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो ये कि हम यहाँ पे रूट व्यू के कैसे हम पास करेंगे, तो वो तो हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये सारे का सारा काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये काम हमारे लिए डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करेगी। हम सिंपल जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो सेट करेंगे। तो मैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ, बाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकता हूँ व्यू मॉडल डॉट गेट प्रोडक्ट। तो जो व्यू मॉडल से प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग के प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट का जो वेरिएबल है वो है और वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये काम हमें खुद जो वो यहाँ पे सारे का सारा नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो इन चारों लाइन्स की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इनको यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी के कॉल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, डेटा सेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये वाला जो काम आपको अभी हम यहाँ पे ही कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कस्टम अडाप्टर्स के बाद इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ये विजिबिलिटी है ये भी खुद जो है वो हम डेटा बाइंडिंग के अंदर ही हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये बाइंडिंग एक्सप्रेशन के लिए है, लेआउट एक्सप्रेशन लैंग्वेज के लिए, जो कि हम नेक्स्ट एक दो वीडियोज़ के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इनको भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये वाला ही जो काम है वो रह जाएगा। तो फिल वक्त मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा बाइंडिंग डॉट रूट, तो जो रूट लेआउट होगा वो यहाँ पे आएगा। राइट नो देखने में आपको ये नज़र आया कि 3-4 लाइनें हमने रिमूव की हैं। अंडर द हुड हमने फाइंड व्यू बाय आईडी की कॉल रिमूव किया फॉर 4 व्यूज़, और उन्हीं 4 व्यूज़ के ऊपर हमने डेटा सेट करना था। 8 इंस्ट्रक्शंस हमने रिमूव कर दी हैं और उन 8 इंस्ट्रक्शंस की बजाय सिंपल एक इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये है कि किस तरीके से हम फ्रैगमेंट की बाइंडिंग करते हैं। तो अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और उसके बाद वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मेन स्टेप्स तो वही हैं जो हमने ऑलरेडी एक्टिविटी के लिए देखे हुए हैं, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमने बाइंडिंग के साथ जो है वो रिटर्न करना होता है रूट व्यू को, और अगर हम उनके ऊपर कोई किसी व्यू को एक्सेस करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे एक्सेस करना है। तो अगर मैं लॉकेट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो रही है। मेरे पास प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है, सेल इमेज भी आ रही है, प्रोडक्ट इमेज भी आ रही है, प्राइस होगी, और मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स हैं वो आ रहे हैं। एक चीज़ आपने नोट की कि जब मैंने खुद पहले सेट किया था यहाँ पे डेटा, तो उस वक्त मैंने कंकैटिनेट किया हुआ था स्ट्रिंग के साथ डॉलर की वैल्यू डॉलर साइन को, तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा प्राइस के साथ। फिर मैंने ब्रैकेट्स ऐड की हुई थी, पैरेंथेसिस ऐड की हुई थी, जो टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स है उसके आगे और पीछे वो यहाँ पे नहीं मिल रही हमें। तो ये काम भी हम डेटा बाइंडिंग के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अगर आप यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, लाइक यहाँ पे आपको आप सपोज करें कर देते हैं 5th, तो आपको यहाँ 5 आप पास करेंगे तो जो 6th नंबर वाला प्रोडक्ट होगा वो आपको एक्चुअली यहाँ पे मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ स्क्रीन को ताकि आप देख सकें
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो चेंज हो चुका हुआ है, प्राइस चेंज हो चुकी हुई है, इमेज होगी, फिर हमारे पास नेम चेंज हो चुका हुआ है, नंबर ऑफ रेटिंग्स और रेटिंग, और हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉरी डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की वो चेंज हो चुकी हुई है। और अब अगर आप फ्रैगमेंट के लेआउट के ऊपर मौजूद जितने भी व्यूज़ हैं इनमें किसी की व्यू की आईडी डायरेक्ट खुद एक्सेस करना चाह रहे हों जिस तरीके से हम ट्रेडिशनली करते हैं, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सपोज करें आते हैं और आप यहाँ पे करते हैं बाइंडिंग डॉट, तो आपने देखा आपको इमेज व्यू या रेटिंग बार और डिस्क्रिप्शन नेम सारे टेक्स्ट व्यू वगैरह मिल रहे हैं। आप किसी के ऊपर भी जो टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बटन होगा उसके ऊपर आप सेट ऑन क्लिक लिसनर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें इस तरीके से। लेकिन हम जो इवेंट्स है वो इस तरीके से डेटा माइनिंग के ऊपर नहीं हैंडल करते। इवेंट्स के ऊपर भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी कि कैसे हम इवेंट्स को हैंडल करते हैं यूजिंग डेटा बाइंडिंग। तो मैंने चीज़ आपको बतानी थी वो ये थी कि अगर आप स्टिल प्रॉपर्टीज़ को जो व्यूज़ हैं उनकी आईडीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली व्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको पिछले वीडियो से इस चीज़ का पता होगा, लेकिन मैंने सोचा दोबारा आपको बता दूं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो जनरल डेटा बाइंडिंग के रिलेटेड, सिर्फ फ्रैगमेंट्स के रिलेटेड नहीं है, कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करते हैं बाइंडिंग डॉट टीवी नेम या टीवी प्राइस, आपको दोनों मिलेंगे। सपोज करें टीवी प्राइस है, इसके ऊपर अगर आप सेट टेक्स्ट का मेथड कॉल करते हैं तो इसको आपने देखा डिफरेंट पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कैरेक्टर अरे भी पास कर सकते हैं, और इंटीजर जो कि रिसोर्स आईडी होगी वो भी पास कर सकते हैं। सपोज करें अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू पास करते हैं और अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें रिसोर्स नॉट फाउंड का एरर मिलेगा। यहाँ पे जो है वो जो डेटा बाइंडिंग है वो हमें इस चीज़ से प्रिवेंट नहीं करेगी। हमारे पास हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी हुई है, इस लाइन के ऊपर एरर है, एक्सेप्शन आई है, और आप देख भी सकते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड, स्ट्रिंग आईडी 0, इसलिए कि ये जो 0 है इसको एंड्रॉयड ने या डेटा बाइंडिंग ने एज अ स्ट्रिंग रिसोर्स लिया है, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग रिसोर्स नहीं है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि जो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि हम जो फॉर एग्जाम्पल टोटल रेटिंग है या अगर प्राइस की वैल्यू है तो उसके ऊपर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आपको खुद यूज़ करें। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, यहाँ फिर हम कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इस वीडियो के रिलेटेड नहीं, जनरल डेटा बाइंडिंग के रिलेटेड है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो बहरहाल ये है कि गाइस कि किस तरीके से हम जो डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हुए फ्रैगमेंट को बाइंड करवाते हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। सिंपल पहला स्टेप ये था कि अपने फ्रैगमेंट के लेआउट को डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर कन्वर्ट करें, डेटा टैग ऐड करें, वेरिएबल ऐड करें और उस वेरिएबल को यूज़ करें। सेकंड स्टेप था कि जो डेटा बाइंडिंग क्लास जनरेट करती है हमारे फ्रैगमेंट के लिए, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करें, उसके साथ डेटा को बाइंड करवाएं और उसके बाद बाइंडिंग उस क्लास के ऊपर जो सब्जेक्ट के ऊपर डॉट रूट को कॉल करें तो रूट व्यू को रिटर्न करवा दें। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन जो इस वीडियो का मेन काम था फ्रैगमेंट की बाइंडिंग वो थोड़ा ही था, वो एंड भी हमने 3-4 मिनट्स के ऊपर कवर कर लिया। जो मेन चीज़ थी वो थी कि सैम्पल प्रोजेक्ट आपको समझ आए, क्योंकि अब ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीटली डेटा बाइंडिंग के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा, तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों की समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को समझें। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये बेसिक एग्जांपल है, इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, मैं इसको बेसिक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टिल अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और आई नो कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद डेटा बाइंडिंग को कंटिन्यू किया, आई एम रियली सॉरी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन पिछली प्ले लिस्ट को कवर करके बाकी न्यू जो प्ले लिस्ट है उनको स्टार्ट करूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इंपोर्ट्स क्या होती हैं, कस्टम इंपोर्ट्स कैसे हम डेटा बाइंडिंग के अंदर यूज़ करते हैं, और एलिसिस को कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे का सारा काम कैसे हम कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।